नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 41 कंटिन्यू करती हूँ। शैतान की कार्यशाला, 7वीं बुनियादी बुराई। 6 बुनियादी डरों के अलावा एक और बुराई है जिससे लोग पीड़ित हैं। यह एक उपजाऊ धरती का गठन करती है जिससे विफलता के बीच बहुतायत से बढ़ते हैं। यह इतना सूक्ष्म है कि इसकी उपस्थिति अक्सर पता नहीं चलती है। इस दुख को ठीक से एक डर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यह और सारे 6 डरों में और अधिक गहराई में बैठा होता है और अक्सर अधिक घातक होता है। एक बेहतर नाम के अभाव में चलो हम इस बुराई को नकारात्मक प्रभावों के लिए अति संवेदनशीलता कहते हैं। जो लोग महान दौलत जमा कर लेते हैं वे हमेशा दुख की इस बुराई से रक्षा करते हैं। गरीबी से पीड़ित लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। वे लोग जो किसी भी व्यवसाय में सफल होते हैं उन्हें इस बुराई का विरोध करने के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार करना होगा। यदि आप दौलत इकट्ठी करने के उद्देश्य से इस दर्शन को पढ़ रहे हैं तो यह निर्धारित करने के लिए आपको बहुत सावधानी से अपनी जांच करनी चाहिए कि कहीं आप नकारात्मक प्रभावों के प्रति अति संवेदनशील तो नहीं। यदि आप इस आत्मविश्लेषण की उपेक्षा करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं की वस्तु को पाने के लिए अपने अधिकार को खो बैठेंगे। खोजी ढंग से विश्लेषण करें। आप इस आत्मविश्लेषण के लिए तैयार प्रश्नों को पढ़ने के बाद अपने जवाबों में खुद को सही तरह से जिम्मेदार ठहराएं। कार्य को उतनी सावधानी से करें जैसा आप आपकी घात में बैठे अपने शत्रु को खोजते हैं और अपनी कमियों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अधिक मूर्त शत्रु के साथ करते हैं। आप राजमार्ग लुटेरों से खुद की आसानी से रक्षा कर सकते हैं क्योंकि कानून आपके फायदे के लिए संगठित सहयोग उपलब्ध करवाता है। लेकिन 7वीं बुनियादी बुराई पर महारत हासिल करना अधिक कठिन है क्योंकि यह तब हमला करती है जब आप इसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ होते हैं, चाहे आप सोए हों या आप जागे हों। इसके अलावा इसका हथियार अमूर्त है क्योंकि इसमें मस्तिष्क की अवस्था ही शामिल है। यह बुराई इसलिए भी घातक है क्योंकि यह उतने रूपों में हमला करती है जितने मानव अनुभवों के रूप होते हैं। कभी कभी यह अपने रिश्तेदारों की अच्छे मतलब से कहे शब्दों के माध्यम से भी मस्तिष्क में प्रवेश करती है और अन्य समय में यह अपने मानसिक रवैये के माध्यम से भीतर से बढ़ती आती है। हालांकि यह उतनी जल्दी नहीं मार सकती, फिर भी यह हमेशा उतनी ही घातक होती है जितना कि जहर। नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध स्वयं को कैसे सुरक्षित रखा जाए। नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध स्वयं को कैसे सुरक्षित रखा जाए। नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ, चाहे आपके स्वयं के बनाए हुए हों या आपके आसपास नकारात्मक लोगों की गतिविधियों के परिणाम हों, अपने आप को बचाने के लिए पहचानें कि आपके पास एक इच्छा शक्ति है। इसका तब तक निरंतर प्रयोग करें जब तक यह आपके मस्तिष्क में प्रतिरोधक क्षमता की एक दीवार न बना दे। इस तथ्य को पहचानें कि आप और दूसरे इंसान प्रकृति के आलसी, उदासीन और उन सभी सुझावों के लिए अति संवेदनशील स्वभाव के होते हैं जो आपकी कमजोरियों की तरह होते हैं। पहचानें कि आप प्रकृति से सभी 6 बुनियादी डरों के प्रति अति संवेदनशील स्वभाव के होते हैं और इन सभी डरों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के उद्देश्य से आदतें निर्धारित करें। पहचानें कि नकारात्मक प्रभाव अक्सर आपके अवचेतन मन के माध्यम से आप पर काम करते हैं, इसलिए इनका पता लगाना कठिन होता है
और अपने मस्तिष्क को ऐसे लोगों के खिलाफ बंद रखें जो किसी भी तरीके से आपको उदास या हतोत्साहित करते हैं। अपनी दवा की पेटी को खाली कर दें, गोली की सभी बोतलें फेंक दें और जुकाम, दर्द, पीड़ा और काल्पनिक बीमारी को बढ़ावा देना बंद कर दें। जानबूझ ऐसे लोगों के साथ की तलाश करें जो आपको अपने बारे में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करें। मुसीबतों को उम्मीद ना करें क्योंकि उनकी निराश करने की प्रवृत्ति होती है। किसी भी संदेह के बिना सभी मनुष्यों की सबसे आम कमजोरी अपने मस्तिष्क को दूसरे लोगों के नकारात्मक प्रभाव के लिए खुला छोड़ने की आदत। यह कमजोरी और अधिक हानिकारक है क्योंकि अधिकांश लोग इसे पहचान नहीं पाते कि वे इसके द्वारा पीड़ित हैं और बहुत से जिन्हें इसका पता होता है वे इस बुराई को ठीक करने से इनकार कर देते हैं या इसकी तब तक उपेक्षा करते हैं जब तक कि यह उनकी दैनिक आदतों का अनियंत्रित हिस्सा न बन जाए। उन लोगों की सहायता के लिए जो खुद को वैसा देखना चाहते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, निम्नलिखित प्रश्नों की सूची तैयार की गई है। प्रश्न पढ़ें और अपने जवाब जोर से बोलें ताकि आप अपनी खुद की आवाज़ सुन सकें। या आपको खुद से सच्चा होना आसान कर देगा। आत्मविश्लेषण परीक्षण प्रश्न। क्या आप अक्सर बुरे अनुभव की शिकायत करते हैं और यदि ऐसा तो क्या कारण है? क्या आप थोड़ी सी उत्तेजना पर अपने लोगों की गलती निकालते हैं? क्या आप अपने काम में अक्सर गलती करते हैं? यदि हाँ तो क्यों? क्या आप अपनी बातचीत में व्यंग्यात्मक और आक्रामक रहते हैं? क्या आप जानबूझकर किसी के साथ से बचते हैं और यदि हाँ तो क्यों? क्या आप अक्सर अपच से पीड़ित रहते हैं? यदि हाँ तो क्या कारण है? क्या आपको अक्सर जीवन व्यर्थ और भविष्य निराशाजनक लगता है? यदि हाँ तो क्यों? क्या आप अपने व्यवसाय को पसंद करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या आपको अक्सर आत्मदया महसूस होती है? यदि ऐसा है तो क्यों? क्या आप उनसे जलते हैं जो आपसे बढ़कर हैं? आप सफलता या असफलता के बारे में सोचते हुए किस चीज़ में सबसे अधिक समय समर्पित करते हैं? उम्र बढ़ने के साथ साथ आप आत्मविश्वास खो रहे हैं या पा रहे हैं? क्या आप गलतियों से कुछ मूल्यवान सीखते हैं? क्या आप किसी रिश्तेदार या परिचित को आपको चिंताग्रस्त करने की अनुमति दे रहे हैं? यदि हाँ तो क्यों? क्या आप कभी कभी बादलों में हैं और अन्य समय में निराशा की गहराइयों में होते हैं? आप सबसे अधिक प्रेरणादायक प्रभाव किसका है? कारण क्या है? क्या आप उन नकारात्मक हतोत्साहक प्रभावों को बर्दाश्त करते हैं जिनसे आप बच सकते हैं? क्या आप अपने व्यक्तिगत रूप रंग के प्रति लापरवाह हैं? यदि हाँ तो कब और क्यों? क्या आपने व्यस्त होने के द्वारा अपनी परेशानियां डुबाना सीखा कि आप उनसे नाराज न हो सकें? यदि आपने दूसरों को अपने बारे में सोचने की अनुमति दी है तो क्या आप खुद को ऋणहीन कमजोर व्यक्ति कहेंगे? क्या आप तब तक आंतरिक स्नान की उपेक्षा करते हैं जब तक स्व नशा आपको क्रोधी और चिड़चिड़ा नहीं बना देता है? कितनी रोकी जा सकने वाली परेशानियां आपको नाराज करती हैं और आप उन्हें क्यों सहते हैं? क्या आप अपने तंत्रिकाओं को शांत करने के लिए शराब, नशीले पदार्थ या सिगरेट का सहारा लेते हैं? यदि हाँ तो आप इसके बजाय इच्छा शक्ति की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या आपको कोई तंग करता है? यदि हाँ तो किस कारण से? क्या आपका एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य है और यदि हाँ तो यह क्या है और इसे प्राप्त करने के लिए आपकी क्या योजना है? क्या आप 6 बुनियादी डरों में से किसी एक से पीड़ित हैं? यदि हाँ तो किससे?
क्या आपके पास कोई तरीका है जिसके द्वारा आप दूसरों के नकारात्मक प्रभावों से खुद का बचाव कर सकते हैं? क्या आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक बनाने के लिए जानबूझकर आत्म सुझाव का उपयोग करते हैं? आप किसे सबसे अधिक महत्व देते हैं? अपनी भौतिक संपत्ति या अपने खुद के विचारों को नियंत्रित करने के अपने विशेषाधिकार को? क्या आप अपने खुद के फैसले के खिलाफ दूसरों के द्वारा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं? क्या आज के दिन ने आपके ज्ञान के भंडार में या मस्तिष्क की अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण जोड़ा है? क्या आप इन परिस्थितियों का सामना उचित रूप से करते हैं जो आपको दुखी करती हैं, या आप जिम्मेदारी से कतरा कर बचते हैं? क्या आप अपनी सभी गलतियों और असफलताओं का विश्लेषण करके उनसे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, या इस तरह रवैया अपनाते हैं कि यह आपका कर्तव्य नहीं? क्या आप अपनी 3 सबसे हानिकारक कमजोरियों के नाम बता सकते हैं? आप उन्हें दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप उन लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे आपके पास सहानुभूति के लिए अपनी चिंताएं लेकर आएं? क्या आप अपने दैनिक अनुभवों के सबक या प्रभावों को चुनते हैं जो आपकी व्यक्तिगत उन्नति में सहायता करें? क्या आपकी उपस्थिति का एक नियम की तरह अन्य लोगों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? दूसरे लोगों की कौन सी आदतें आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ाती हैं? क्या आप अपनी खुद की राय बनाते हैं या अन्य लोगों द्वारा खुद को प्रभावित होने की अनुमति देते हैं? क्या आपने सीखा है कि वह मानसिक स्थिति कैसे बनाई जाती है जिससे आप सभी हतोत्साहित करने वालों के प्रभाव के विरुद्ध ढाल का काम ले सकें? क्या आपका पेशा विश्वास और आशा के साथ आपको प्रेरित करता है? क्या आप डर के सभी रूपों से अपने मस्तिष्क को मुक्त रखने के लिए खुद को सक्षम करने की पर्याप्त आध्यात्मिक शक्तियाँ रखने के प्रति जागरूक हैं? क्या आप धर्म आपको अपने मस्तिष्क को सकारात्मक रखने में मदद करता है? क्या आप अन्य लोगों की चिंताओं को साझा करने को अपना कर्तव्य मानते हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि आप विश्वास करते हैं कि एक जैसा पक्षी एक ही साथ ही उड़ते हैं, तो उन मित्रों का अध्ययन करके जिन्हें आप आकर्षित करते हैं, अपने खुद के बारे में क्या सीखा? यदि कोई हो तो आप अपने सबसे निकट सहयोगी और उस दुख में जिसका शायद आपको अनुभव हो के बीच क्या संबंध देखते हैं? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसे आप अपना एक दोस्त मानते हैं, वास्तविकता में वह आपके मस्तिष्क पर उसके नकारात्मक प्रभाव के कारण आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो? आप किन नियमों द्वारा इसका निर्णय लेंगे कि आपके लिए कौन उपयोगी और कौन हानिकारक है? क्या आपके अंतरंग सहायक मानसिक रूप से आपसे बेहतर या कमतर हैं? आप हर 24 घंटे में से कितना समय इन चीज़ों को समर्पित करते हैं? 1 आपका पेशा, 2 नींद, 3 खेल और आराम, 4 उपयोगी ज्ञान प्राप्त करना, 5 कोरी बर्बादी। आपके परिचितों के बीच कौन 1 आपको सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है, 2 आपको सबसे अधिक चेताते हैं, 3 आपको सबसे अधिक हतोत्साहित करते हैं, 4 अन्य तरीकों से आपको सबसे अधिक मदद करता है? आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? आप इसे क्यों बर्दाश्त करते हैं? जब दूसरे आपको मुफ्त अनचाही सलाह प्रदान करते हैं, तो क्या आप बिना सवाल इसे स्वीकार करते हैं या उनके मकसद का विश्लेषण करते हैं? बाकी सब से ऊपर आपकी सबसे अधिक इच्छा कौन सी है? क्या आपका इसे हासिल करने का इरादा है? क्या आप इस एक इच्छा के लिए अन्य सभी इच्छाओं को गौर समझने को तैयार हैं? आप इसे प्राप्त करने के लिए दिन में कितना समय समर्पित करते हैं? क्या आप अक्सर अपने मस्तिष्क को बदलते हैं? यदि हाँ तो क्यों? क्या आप आसानी से अन्य लोगों के व्यवसाय या पेशेवर खिताबों, कॉलेज की डिग्री या धन के
धन से प्रभावित हो जाते हैं? क्या आप उन बातों से सीख प्रभावित हो जाते हैं जो अन्य लोग आपके बारे में सोचते और कहते हैं? क्या आप लोगों के साथ उनकी सामाजिक या वित्तीय स्थिति के आधार पर व्यवहार करते हैं? आप जीवित व्यक्तियों में से किस पर सबसे महान होने का विश्वास करते हैं? आप किस संदर्भ में उस व्यक्ति को खुद से बेहतर मानते हैं? इन सवालों का अध्ययन करने और जवाब देने के लिए आपने कितना समय समर्पित किया? इसके विश्लेषण और पूरी सूची का जवाब देने के लिए कम से कम 1 दिन आवश्यक है। यदि आपने इन सभी सवालों का जवाब सच्चाई से दिया तो आप अधिकांश लोगों की तुलना में खुद के बारे में अधिक जानते हैं। इन सवालों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कई महीनों तक प्रत्येक सप्ताह एक बार इनके पास वापस आइए और आपके सच्चाई के सवालों का जवाब देने की सरल विधि द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण मूल्य के अपने अतिरिक्त ज्ञान पर चकित हो जाइए। यदि आप कुछ सवालों के जवाब के विषय में निश्चित नहीं हैं तो उन लोगों की सलाह लें जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, विशेषकर वे जिनका आपकी चापलूसी करने का कोई इरादा न हो और उनकी नज़र से अपने आप को अनुभव आश्चर्यजनक होगा। आपका केवल एक बात पर पूर्ण नियंत्रण है और वह है आपके विचार। यह इंसान को ज्ञात सभी तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। यह इंसान की दिव्य प्रकृति को दर्शाता है। यह दिव्य विशेषाधिकार एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आप अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं तो आप यकीन कर सकते हैं कि आप और कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। यदि आपको अपनी संपत्ति के साथ लापरवाह होना ही है तो भौतिक चीज़ों के संबंध में होने दें। आपका मस्तिष्क आपकी आध्यात्मिक संपत्ति है। इतने ध्यान से इसकी रक्षा और उपयोग करें जिसकी यह दिव्य संपदा हकदार है। इस उद्देश्य के लिए आपको एक इच्छा शक्ति दी गई थी। दुर्भाग्य से उन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी संरक्षण नहीं है जो या तो जानकर या फिर अनजाने में नकारात्मक सुझाव से दूसरों के मस्तिष्क में जहर भरते हैं। विनाश के इस रूप के लिए भारी कानूनी दंड की सज़ा होनी चाहिए क्योंकि यह कानून द्वारा संरक्षित भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने की संभावना को नष्ट कर सकता है और अक्सर करता भी है। नकारात्मक मस्तिष्क वाले लोगों ने थॉमस एडिसन को समझाने की कोशिश की थी कि वह एक ऐसी मशीन की उत्पत्ति नहीं कर सकता जो मानव आवाज़ को रिकॉर्ड और उसका निर्माण करेगी। उन्होंने कहा क्योंकि आज तक किसी ने ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई है। एडिसन ने उन पर विश्वास नहीं किया। वह जानता था कि मस्तिष्क वह सब कुछ पैदा कर सकता है जिसकी वह कल्पना और विश्वास करता है और ज्ञान ही था जिसने महान एडिसन को आम लोगों के समूह से ऊपर उठा लिया। नकारात्मक मस्तिष्क के लोगों ने एक डब्ल्यू वूलवर्थ को बताया वह 5 और 10 सेंट की बिक्री पर दुकान को चलाने की कोशिश में दिवालिया हो जाएगा। उसने उनका विश्वास नहीं किया। वह जानता था कि यदि वह विश्वास के साथ अपनी योजनाओं का समर्थन करे तो तर्क के भीतर वह कुछ भी कर सकता है। दूसरे लोगों के नकारात्मक सुझावों को अपने मस्तिष्क से बाहर रखने के अपने अधिकार का उपयोग करके उनसे $100 मिलियन से अधिक की दौलत का ढेर लगा दिया। नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों ने जॉर्ज वाशिंगटन को बताया वह अंग्रेजी की काफ़ी बेहतर ताकतों के खिलाफ जीत की उम्मीद नहीं कर सकता है, लेकिन उसने विश्वास करने के अपने दिव्य अधिकार का प्रयोग किया। इसलिए इस पुस्तक को अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज की सुरक्षा के तहत प्रकाशित किया गया था, जबकि प्रभु कॉर्नवालिस का नाम सब कुछ है पर भुला दिया गया है। शक्की लोग अवज्ञापूर्वक तिरस्कार कर रहे थे जब हेनरी फोर्ड ने कुदरती तौर पर बनी अपनी पहली कार को
डेट्रॉयट की सड़कों पर आजमाया। कुछ लोगों ने कहा यह कभी व्यवहारिक नहीं बन पाएगी। दूसरों ने कहा कोई भी इस तरह के एक जुगाड़ के लिए पैसे का भुगतान नहीं करेगा। फोर्ड ने कहा मैं भरोसेमंद मोटर कारों के साथ पृथ्वी को पाट दूंगा, और उन्होंने किया भी। अपने ही फैसले पर विश्वास करने का फैसला पहले से ही उसके अधिक दौलत का ढेर लगा चुका है, उतनी उनकी आने वाली 5 पीढ़ियां गंवा सकती हैं। विशाल दौलत चाहने वाले लोग अपने लाभ के लिए याद रखें कि हेनरी फोर्ड और उसके लिए काम करने वाले 100 से अधिक हजार पुरुषों के बीच व्यवहारिक रूप से एकमात्र अंतर यह है कि फोर्ड के पास मस्तिष्क था और उसने उस पर नियंत्रण किया। अन्य लोगों के पास मस्तिष्क होता है जिसे वे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। हेनरी फोर्ड का बार बार उल्लेख किया गया है क्योंकि वह इस बात एक अद्भुत उदाहरण है कि एक अपने मस्तिष्क वाला और उस पर नियंत्रण करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है। उनके रिकॉर्ड ने इस घिसे पिटे बहाने कि मुझे मौका नहीं मिला की नींव हिला दी। फोर्ड को भी मौका नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने एक मौका पैदा किया और इसका दृढ़ता से तब तक समर्थन किया जब तक इसने उन्हें अमीर से भी अमीर नहीं बना दिया। मस्तिष्क पर नियंत्रण आत्म अनुशासन और आदत का परिणाम है। या तो आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करते हैं या आप पर नियंत्रण स्थापित करता है। कोई भी आधा अधूरा समझौता नहीं होता। मस्तिष्क को नियंत्रित करने के सभी तरीके में सबसे व्यवहारिक तरीका किसी निश्चित योजना के द्वारा समर्थित एक निश्चित उद्देश्य में इसे व्यस्त रखने की आदत है। किसी भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले आदमी के रिकॉर्ड का अध्ययन करें और आप निरीक्षण करेंगे कि वह अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा मस्तिष्क को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर नियंत्रित और निर्देशित करता है। इस पर नियंत्रण के बिना सफलता संभव नहीं है। धन्यवाद।